रत्न हैं इनकी खासियत तो आप बता रहे हैं, साथ ही असली नकली या फिर कैसे रत्न को नहीं पहनना चाहिए ये बता रहे हैं, लेकिन किस व्यक्ति को रत्न की कब आवश्यकता पड़ती है, कब पहनना चाहिए या पहनना ज़रूरी है या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग रत्न पहनते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पहनते हैं, किसी को सूट करता है किसी को नहीं करता है, तो इसकी आवश्यकता कब और कैसे पड़ती है और कब पहनना चाहिए? देखो, ऐसा है, ज्योतिष शास्त्र में नियम है कि जो जन्म लग्न का स्वामी होता है, मतलब जिस समय जन्म हुआ है वहां से 30 डिग्री तक जो ग्रह स्वामित्व में है उसका रत्न, और 120 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में जो ग्रह स्वामी है उसका रत्न, और 240 से 270 डिग्री के बीच में जो ग्रह है उसका स्वामी ग्रह। उनके ग्रह अगर कमजोर हैं, जैसे हमारे शरीर भाव का स्वामी मंगल है और वो निर्बल अवस्था में है, नीच राशि में चला गया है, अस्त हो गया है, तो मूंगा धारण करने पर हमको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हमारे रोग भाव का स्वामी मंगल है, हमारे मृत्यु भाव का स्वामी मंगल है, हमारे व्यय भाव का स्वामी मंगल है, हमारे तृतीय एकादश भाव का स्वामी मंगल है, और तब हम मूंगा धारण करेंगे तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला बन जाएगा। ठीक है। जब शुभ भावों के स्वामी जो ग्रह होते हैं उनका रत्न आजीवन धारण किया जा सकता है, उनके रत्न को बार बार बदलने की जरूरत नहीं होती है, उन रत्नों को आजीवन धारण किया जा सकता है। ठीक है। अगर ग्रह जहां है वहीं पर मजबूत है तो अंगूठी में पहना जाता है। अगर ग्रह एक कक्षा आगे फॉरवर्ड करने पर वो फल अच्छा देगा, जैसे मिथुन राशि का बृहस्पति है किसी की कुंडली में, तो उसे कर्क राशि का बृहस्पति बनाना है तो उसको पुखराज का लॉकेट बनवा करके अगर गले में धारण करवा दिया जाए तो बृहस्पति उच्च के बृहस्पति का फल देने लगेगा। लेकिन अगर सिंह राशि का बृहस्पति है और उससे कर्क राशि के बृहस्पति का फल लेना है तो उस रत्न को उसके जीवन संगिनी को या जीवन साथी को धारण करा दिया जाए तो वो फल देने लगेगा। बहुत देखिए ये गंभीर विषय है और इस पर किसी बिना अनुभवी के परामर्श के रत्नों को धारण करना नुकसान को निमंत्रण देना है। रत्न फायदा करते हैं ये तो बात सच है, लेकिन ये नुकसान भी करते हैं ये भी उतना ही सच है। तो इसलिए जैसे मेडिकल स्टोर में इतनी दवाइयाँ होती हैं, सारी दवाइयाँ सबको नहीं सूट करती हैं। जो डॉक्टर दवा प्रेस्क्राइब करेगा वही दवा आपके लिए काम आएगी। उसी तरह से अगर कोई अनुभवी व्यक्ति आपको रत्न प्रेस्क्राइब कर रहा है तभी आपको बात मानना चाहिए। मतलब उसके लिए पहले आपको कुंडली दिखानी होगी। आवश्यक है कि जन्म कुंडली आपकी देखी जाए, जन्म कुंडली के साथ साथ आपके हस्तरेखा को भी देखा जाए, हस्तरेखा में ग्रहों की स्थिति देखी जाए। हस्तरेखा देखने से जानती हो पता चलता है, जैसे ये बुध पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, ये शनि पर्वत है, ये बृहस्पति पर्वत है, ये मंगल पर्वत है, ये चंद्र पर्वत है, ये शुक्र पर्वत है। ठीक है ना, सारे ग्रहों के पर्वत हो गए ना। ये राहु का स्थान है, ये केतु का स्थान है। तो इसमें जो मतलब कि डेवलप हैं उनका रत्न हमको धारण करना चाहिए, जो नहीं डेवलप हैं उनका रत्न हमको नहीं धारण करना चाहिए। इस हिसाब से भी अगर जन्म कुंडली नहीं है तो हस्तरेखाओं के भी आधार पर इसका मूल्यांकन किया जा सकता है कि कौन सा रत्न किस व्यक्ति के लिए शुभ है, कौन सा रत्न किस व्यक्ति के लिए अशुभ है। लेकिन देखो बेटा, ज्योतिष शास्त्र जो है अगाध समुद्र है, बिल्कुल बिल्कुल अगाध समुद्र है, और जितना आप गहराई में उतरते जाएंगे उतना सचमुच में आपको आभास होगा कि मतलब कि जैसे हम कुछ नहीं जानते। और बहुत बड़ी बात इसमें अनुभव की होती है, अनुभव आपको कितना है। तो आज भी आपको लगता है कि मुझे और भी गहराई में उतरने की जरूरत है इतना अनुभव होने के बाद? मैं आपको बता रहा हूं कि 15 साल की उम्र से मैं पंडिताई कर रहा हूं, और 15 साल की उम्र में पिताजी के मार्ग निर्देश में हमने जन्म कुंडली लिखना शुरू कर दिया था जी। वो गणित करके बता देते थे और मैं हैंड राइटिंग अच्छी बना के कुंडली लिख देता था। उस समय कुंडली जो है कागज़ पे बनाई जाती थी, उसको चिपका करके कागज़ लंबा किया जाता था, उस पर फिर ड्राइंग खींच करके फिर कुंडली बनाई जाती थी। और उसमें सबसे बड़ी एक नियम की बात ये होती थी कि कोई अक्षर पर कट नहीं होना चाहिए, कुंडली में कहीं कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कटिंग हो गई तो कागज़ फिर से बदल के दूसरा कागज़ लगाया जाता था। ठीक है।
अब कंप्यूटर का जमाना आ गया है। जी। अब कंप्यूटर 2 मिनट में कुंडली बना देता है और उस कुंडली से ज्यादा प्रमाणिक कुंडली बना देता है, क्योंकि ये बिल्कुल। सूक्ष्म गणना कर देता है। तो अभी भी जब हम मतलब कि ज्योतिष के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो लगता है यार अभी बहुत कुछ जानकारी जानना शेष है। ज्योतिष के ग्रंथों को जानने के बाद लगता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, क्योंकि कोई भी ग्रंथ जो है एक पक्षी बात कह रहा है, दूसरा ग्रंथ दूसरी बात कह सकता है, तीसरा ग्रंथ तीसरी बात कह सकता है। जैसे हमने अपनी कुंडली देखी तो मुझे पता लगा कि हमारी अल्पायु है, 33 साल की उम्र में मैं मर जाऊंगा। तो मैंने अपना सारा व्यवसाय वगैरह जो है अपने भाई को सौंप दिया। ये बात सच है? ये बात सच है, 200% सच है। तो 31 साल की उम्र में मुझे लगा नहीं मैं तो मरने वाला हूँ, और 2 साल बाद तो क्या होगा बच्चों का, छोटा भाई व्यवसाय देखेगा तो हमारे बच्चों की भी परवरिश हो जाएगी और हम 2 साल तक इधर उधर राजनीति और मतलब कि इन सब कामों में अपने मन को व्यस्त रखने लगे। 33 साल हो गया और मैंने बनारस के 2-3 विद्वानों से जाकर के परामर्श किया कि क्या मेरी कुंडली अल्पायु योग की है। तो उन लोगों ने भी सहमति दी कि हाँ अल्पायु योग की कुंडली है। तो और पुष्टि हो गई कि अब तो 33 साल ही रहना है। तो इसके बाद में मतलब कि एक दिन ऐसे ही 33वें वर्ष में एक आदमी की कुंडली हमारे सामने आई, वहाँ जहाँ मैं रहता था गोपीगंज में। मैंने कुंडली देखा तो उसमें वही योग था जो मेरे कुंडली में योग था, और उसकी उम्र 60 वर्ष थी। हमने कहा ये 33 साल जीना चाहिए तो ये 60 साल कैसे जी रहा है। फिर मैं तुरंत आश्चर्य में पड़ा और तुरंत मैं भाग करके बनारस गया। बनारस से 3-4 ज्योतिष की किताबें लाया। तो वहाँ से एक किताब मैंने जातक पारिजात खरीदी। उसमें लिखा था कि यदि ये स्थिति बनती है तो उसके बाद अगर लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि है या लग्न में बृहस्पति है या लग्नेश को बृहस्पति देखता है तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है। तब मुझे समझ में आया कि देखो एकांगी अध्ययन करने के बाद कुछ अनिष्ट फलादेश कर सकते हैं आप, लेकिन उसका और पक्ष क्या होगा ये भी जानना जरूरी होता है। नहीं तो इसीलिए कहते हैं अल्प विद्या भयंकरी, अल्प ज्ञान जो है वो बड़ा दुखदाई होता है। तो ज्योतिष का सार्वभौम ज्ञान होना आवश्यक है और इसके लिए अनुभव की भी आवश्यकता है। बिल्कुल।